गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई सारी सही से चल रही होगी। तो आज हमारा एडीसी क्लास का चौथा दिन है, जिसके तहत आज हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और उससे पहले हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर खत्म कर चुके हैं। कंप्यूटर क्या है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सारे टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपको इस सारे टॉपिक के बारे में अगर पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो पे जा सकते हैं, या इसी वीडियो के अंत में मैं प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगा। आप वहां से सारे प्लेलिस्ट को शुरू से लेके आज तक के क्लास को आप देख सकते हैं, और आगे भविष्य में भी इन फ्यूचर डेली आपको एडीसीए का यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में जो भी हमारा कंप्यूटर जो आज हम देख रहे हैं, हमने कल क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो लास्ट कंप्यूटर था हिस्ट्री में वो मार्क 1 था। तो जब मार्क 1 कंप्यूटर जब बन गया तो आपको पता होगा कि अब कंप्यूटर जो है वो इनपुट भी ले रहा है पंच कार्ड के थ्रू। कंप्यूटर हमारा स्टोर भी कर रहा है डेटा को। कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक भी हो चुका है, जिसके लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने माना कि ये जो कंप्यूटर का एक जो नॉर्मल ढांचा है वो हमारे पास रेडी हो चुका है। अब जो भी चेंजेस जो बाकी है वो इसके टेक्नोलॉजी में बाकी है। तो ये सारे चेंजेस को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तहत पढ़ते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए कंप्यूटर में, कि आज हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वैसा कंप्यूटर हमारे पास मौजूद है। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तहत हम देखते हैं कि कंप्यूटर में स्विचिंग टेक्निक के तौर पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा था। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया हमने। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया। फोर्थ में वीएलएसआई का यूज किया। फिफ्थ में यूएलएसआई का यूज किया। तो धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी में मेजर चेंजेस करते जा रहे हैं, अपने प्रोसेसर में चेंज करते जा रहे हैं, और हम आगे देखेंगे कि हमारे मेमोरी में भी चेंजेस हो रहा है, स्टोरेज डिवाइस में भी चेंजेस हो रहा है, हमारे लैंग्वेजेस में भी चेंजेस हो रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चेंज हो रहा है। इन्हीं सारे मेजर चेंजेस को एक टाइम पीरियड में बांध के हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और आज का हमारा टॉपिक इसी जनरेशन कंप्यूटर को इन डेप्थ में पढ़ना है कि कैसे कैसे जनरेशन में चेंजेस हुआ। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक की बात करें हम, तो सबसे पहला जो है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं मेजर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर within a time period is known as generation of computer। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको कि जो भी मेन मुख्य चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस हुआ है, बदलाव हुआ है टेक्नोलॉजी में, उसे ही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बेसिकली अभी तक हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तहत 5 जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला जनरेशन है उसे हम फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। मैं जनरेशन को JN लिख रहा हूं। दूसरा होता है सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। तीसरा थर्ड जनरेशन बोलते हैं। चौथा को फोर्थ जनरेशन बोलते हैं, और पांचवा को फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। नाम इजी है,
फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड को सेकेंड जनरेशन, थर्ड को थर्ड जनरेशन, फोर्थ को फोर्थ और फिफ्थ को फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। नाम रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है। हम आगे देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के तहत क्या हुआ कि ये जो टाइम पीरियड है 1940 से लेके 1956 का बीच टाइम पीरियड हम लोग मानते हैं फर्स्ट जनरेशन का। कौन सा टाइम पीरियड? 1940 से लेके 1956 का टाइम पीरियड जो है हम लोग फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड मानते हैं। इस जनरेशन में हम ये समझेंगे कि स्विचिंग टेक्निक के लिए किस चीज का यूज किया जा रहा था। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि स्विचिंग टेक्निक होता क्या है, ये है क्या स्विचिंग टेक्निक। तो स्विचिंग टेक्निक क्या होता है कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, कंप्यूटर बिजली पे काम कर रहा है, और जो भी डिवाइस बिजली पे काम करता है उसके लिए सिर्फ दो ही चीज है, 0 और 1। तो बिजली का आना 1, बिजली का जाना 0। तो ये जो बिजली का आना और जाना इस टेक्नोलॉजी का जो यूज किया गया उसके लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। किसका यूज किए? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किए। जो आप यहां पे देख रहे होंगे इसी को वैक्यूम ट्यूब बोलते थे। ये आपका वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर है, आप समझ रहे होंगे। अगर आपने अगर देखा होगा तो जो पुराने जमाने का जो टीवी होता था ना, जो ये इस टाइप का जो टीवी था जिसके पीछे ऐसे निकला हुआ होता था, तो यहाँ पे एक ट्यूब लगा होता था फिलामेंट वाला, उसी टाइप का होता था वैक्यूम ट्यूब। तो ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे काम करता था। तो जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर था वो साइज में बहुत बड़ा हुआ करता था। बहुत बड़ा इन द सेंस कि लगभग लगभग 50 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा हुआ करता था। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। एक एक बड़े बड़े कमरे में एक कंप्यूटर आता था। और वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी में क्या था कि वैक्यूम एक वैक्यूम ट्यूब नहीं लगता था कंप्यूटर में। कंप्यूटर में लगभग, अरे यार क्या हो रहा है, एक वैक्यूम ट्यूब नहीं लगता था हमारे कंप्यूटर में। लगभग कितना? लगभग 10,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। कितने? लगभग 10,000 वैक्यूम ट्यूब का एक एक कंप्यूटर में इस्तेमाल का होता था। और ये वैक्यूम ट्यूब का लाइफ नहीं होता था ज्यादा, 1 घंटा 2 घंटा, 1 से 2 घंटा 3 घंटा के अंदर में वैक्यूम ट्यूब फ्यूज हो जाता था। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में आप देखेंगे तो यहाँ फिलामेंट से बना हुआ था, ये फिलामेंट था, और फिलामेंट हीट के कारण बंद हो जाता था। क्योंकि इसका काम क्या था? बिजली मिला जल रहा है, ना मिला बंद होना। तो ये बंद होने जलने में फिलामेंट फ्यूज हो जाता था। और इसके कारण मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था। बार बार हर 1 घंटा 2 घंटा में 1 बॉल 2 बॉल 5 बॉल 10 बॉल 50 बॉल खराब हो रहा है, आपको मेंटेन करना पड़ता था। और इसमें बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा थी। लगभग हाफ वाट बिजली ये खुद खाता था। लगभग हाफ वाट बिजली ये वैक्यूम ट्यूब खाता था। तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 वैक्यूम ट्यूब को जलाने में कितना बिजली लगेगा। लगभग 5,000 वाट बिजली एक कंप्यूटर में लगता था। तो इससे हीट भी बहुत ज्यादा निकलता था। तो इसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इस समय नो ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता था। क्लियर है? इस समय किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करते थे हम। इनपुट डिवाइस के तौर पे हम पंच कार्ड, पेपर कार्ड और या पंच कार्ड का यूज करते थे। पेपर कार्ड या पंच कार्ड का यूज हम इनपुट डिवाइस के तौर पे करते थे। स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। किसका? मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। ये मैग्नेटिक ड्रम जो है ना बहुत छोटा होता था। लगभग 100 केबी, ओनली 100 केबी स्पेस का मैग्नेटिक ड्रम का स्टोरेज होता था। सोचिए कितना मुश्किल था उस समय किसी भी चीज को स्टोर करना, परफॉर्म करना, कैलकुलेशन करना। तो ये ओनली 100 केबी का होता था। इसका कितना होता था? 100 केबी का मात्र स्पेस होता था। लैंग्वेज के तौर पे हम जानते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज का
इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो आप समझ गए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, क्या क्या काम होता था। हम आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में आगे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसका अगर हम फीचर्स का बात करें, फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला तो ये था वेरी बिग इन साइज, साइज बड़ा है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज्ड, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। थर्ड, अगर हम ये इतना बड़ा है वैक्यूम ट्यूब भी लग रहा है तो कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बहुत खाता था। हाई मेंटेनेंस, हाई नहीं वेरी हाई मेंटेनेंस, बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता था, वेरी हाई वेरी हाई मेंटेनेंस। उसके बाद हम बात करें, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा था इसके अंदर, क्योंकि आप जान रहे हैं वैक्यूम ट्यूब बार बार फ्यूज हो रहा है फिलामेंट के कारण, बदलना पड़ेगा, महंगा भी आता था। उसके बाद क्या था कि आप देखते हैं वेरी बिग है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे रहा है, तो गर्मी इतना ज्यादा था कि नीड ऑफ एसी, बिना एसी के कंप्यूटर काम नहीं करेगा। सोचिए कितना सुकुमार था, नीड ऑफ नीड ऑफ एसी, एसी की जरूरत पड़ती थी, नीड ऑफ एसी। नॉन पोर्टेबल, वेरी स्लो, बहुत स्लो था। ठीक है, तो ये सब हम लोग का फीचर में देख सकते हैं, कंप्यूटर का फीचर है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कंप्यूटर के, इस जमाने के कंप्यूटर के, तो आपका एग्जाम्पल में सबसे पहला तो हो जाएगा इनेक, यूनिवैक, एडवैक, ये सब हमारा एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर में है। ये सब हमारा क्या है, कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर ने। किसने? ट्रांजिस्टर ने इस वैक्यूम ट्यूब को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और ये ट्रांजिस्टर जो है ये बार्डिन बेटन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बार्डिन बेटन के द्वारा ट्रांजिस्टर को बनाया गया। और ये ट्रांजिस्टर जो था स्पीड में वैक्यूम ट्यूब से 10 गुना फास्ट था। इसमें फिलामेंट नहीं लगा था तो इसका मेंटेनेंस भी नहीं करना था, बार बार फ्यूज होने का झंझट खत्म। 10 गुना सस्ता था क्योंकि मेंटेनेंस इजी कर दे रहा है, छोटा था 10 गुना। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज हुआ वैक्यूम ट्यूब में। तो हम इसमें पढ़ते हैं स्विचिंग टेक्नोलॉजी के जगह पर ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिस्टर। यहां पे इनपुट डिवाइस में हम अभी भी पंच कार्ड का ही यूज कर रहे हैं। इसका यूज कर रहे हैं, पंच कार्ड का ही यूज करते हैं। स्टोरेज का हम बात करें, स्टोरेज का बात करें तो मैग्नेटिक ड्रम को मैग्नेटिक कोर ने रिप्लेस कर दिया। मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हम लोग। ओएस का अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो बैच प्रोग्रामिंग किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? बैच प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा।
अगर हम इसमें लैंग्वेज का बात करें तो यहां पे हम फोटोन का यूज करना शुरू कर दिए, कोबोल का यूज करना शुरू किए, ये सारा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज होना शुरू हुआ। तो ये ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर स्विचिंग टेक्नोलॉजी में वैक्यूम ट्यूब को चेंज किया और यहाँ पे स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इनपुट डिवाइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। ओएस के तौर पे हमने बैच प्रोग्रामिंग का यूज करना शुरू कर दिया और लैंग्वेज में हम फोटोन, कोबोल, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी ये सारा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। आगे हम बढ़ेंगे तो इसके फीचर्स का हम बात करें तो इसके फीचर्स में कुछ खास चेंजेस नहीं हो पाया। क्यों? बस यही चेंजेस है कि फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, टेक्नोलॉजी में कौन सा? ट्रांजिस्टर, इसके बाद हमारा चेंजेस क्या हुआ? अभी भी एसी का जरूरत है, एसी का जरूरत अभी भी है, अभी भी वेरी लार्ज इन साइज है, साइज अभी भी इसका छोटा नहीं हुआ है, अभी भी वेरी लार्ज इन साइज है, अभी भी नॉन पोर्टेबल है। अगर साइज बड़ा है तो पोर्टेबल तो हो नहीं सकता है, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले नहीं जा सकते हैं, उसी को बोलते हैं नॉन पोर्टेबल। वैसा डिवाइस जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सका उसे क्या बोलेंगे? नॉन पोर्टेबल डिवाइस। तो ये सब अभी भी हमारा फीचर्स में आएगा। अगर इसके एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें आ जाएगा आईबीएम, एक सेकेंड पानी पी लू मैं थोड़ा। अगर एग्जाम्पल की बात करूं पीडीपी, आईबीएम पीडीपी 6006, 1400 ईटीसी, ये सब हमारे सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाले डिवाइस थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो चेंजेस, ये थर्ड जनरेशन में कुछ खास चेंजेस नहीं हो पाया, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में, स्विचिंग टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ। वो स्विचिंग टेक्नोलॉजी जो था वो हमारा क्या था? वो आईसी, क्या था? आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से हम जानते हैं। यही हमारा मेन चेंजेज हो पाया है, तो इसके अलावा ज्यादा बेसिक चेंजेस नहीं हो पाया है। और यहाँ पे तो इस आईसी स्विचिंग टेक्नोलॉजी में हम जानेंगे स्विचिंग टेक्नोलॉजी में हमारा क्या हुआ? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्या था कि नाम से पता इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर तीनों को एक साथ ऐड करके एक चिप बना दिया गया और ये इसका नाम क्या रखा गया? आईसी रखा गया। ये लगभग लगभग एक साथ 10 ट्रांजिस्टर का कैपेसिटी ये रखता था, तो ये और छोटा कर दिया कंप्यूटर को, इसका कैपेसिटी बढ़ा दिया, 10 गुना फास्ट कर दिया इस कंप्यूटर को। तो ये हमारा, ये भी एक टेक्नोलॉजी के फील्ड में, स्विचिंग टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये एक चेंजेज हुआ। तो स्विचिंग टेक्नोलॉजी हमारा आ गया आईसी। इनपुट डिवाइस में हम, इनपुट डिवाइस के तौर पे
हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कीबोर्ड का इस्तेमाल इनपुट डिवाइस के तौर पे शुरू कर दिए। हाँ, माउस का आविष्कार इस समय हो चुका था, लेकिन माउस का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा नहीं करते थे। माउस का इस्तेमाल हुआ था, माउस का जो आविष्कार जो किया गया वो जेरोक्स मशीन के लिए हुआ था। इसके लिए हुआ था, जेरोक्स मशीन के लिए हुआ था। लेकिन माउस को कंप्यूटर में जो फेमस किया वो एप्पल कंपनी के द्वारा फेमस किया गया। एप्पल कंपनी ने जो अपना कंप्यूटर बनाया उसके अंदर माउस को ऐड किया। जब माउस बना था जेरोक्स कंपनी के लिए तो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये फ्लॉप प्रोडक्ट था। लेकिन एप्पल कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को अपने कंप्यूटर के साथ ऐड किया और ये माउस बूम, हर कोई यूज करना शुरू किया। माउस सबको पसंद आया और माउस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस समय माउस का इस्तेमाल नहीं होता था ज्यादा, कोई अभी तक होता ही नहीं था, ज्यादा नहीं, माउस का इस्तेमाल नहीं होता था। माउस का इस्तेमाल हम लोग बाद में करना शुरू किए। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के तौर पे हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे और मैग्नेटिक कोर का भी इस्तेमाल करते थे। मैग्नेटिक कोर का भी इस्तेमाल करते थे। इस कोर का साइज बढ़ गया था और साइज हो गया था लगभग 4 MB। कितना साइज हो गया था? 4 MB। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आपको पता है कि इंसान सबसे पहले चांद पे 1969 में गया था। तो जो 1969 पे जो रॉकेट गया था, जो अंतरिक्ष यान गया था, वो किसी न किसी कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा होगा। तो वो जिस कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा था, उस कंप्यूटर में जो रैम था वो उसका स्टोरेज कितना था? कुछ आइडिया है? जो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर के मदद से इंसान चांद पे जा रहा है, उस कंप्यूटर में कितना रैम होगा? तो सोच सुन के आपको आश्चर्य होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि उस समय जो मैग्नेटिक कोर में जो था, क्या था, 4 MB का स्पेस ही था। तो उस समय के कंप्यूटर में भी कितना स्पेस था? 4 MB। मतलब 4 MB के स्पेस वाले कंप्यूटर से हम चांद पे पहुंच गए। और आज के डेट में एक फोटो अगर अच्छा से ले लेंगे तो वो 10-10 MB का हो जाएगा। तो सोचिए टेक्नोलॉजी कितना फास्ट हो रहा है, कितना एडवांस हो गया। लगभग लगभग इन 50 साल के अंदर में ही, 50 से 55 साल में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि 4 MB से हम कंप्यूटर पे चांद पे जा रहे थे। और उसी 4 MB 10 MB उससे ज्यादा के स्पेस में आज हमारा एक फोटो आ रहा है। आगे हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की इस्तेमाल शुरू हो गया। लैंग्वेज के तौर पे हम हाई लेवल लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने लगे। एक चीज बताना मैं भूल गया था, कंप्यूटर की एकेडमिक पढ़ाई, जैसे हम आज कंप्यूटर पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो कंप्यूटर की पढ़ाई सबसे पहले सेकेंड जनरेशन के समय चालू किया गया था, लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही चालू किया गया था। तो ये टॉपिक मैं भूल गया था बताना आपको। तो कंप्यूटर की पढ़ाई सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंदन में शुरू किया गया था। तो ये बस, इसमें ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ था। आईसी आ गया था, आईसी में भी ट्रांजिस्टर का यूज होता था, लेकिन वो क्या था कि इंटीग्रेट कर दिया गया था ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को, और उसको बना दिया गया आईसी। इसका स्पीड 10 गुना ज्यादा फास्ट था। और उसके बाद इनपुट डिवाइस के तौर पे कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा। मैग्नेटिक टेप का और मैग्नेटिक कोर के भी, मैग्नेटिक टेप नया कॉन्सेप्ट आ गया और मैग्नेटिक कोर में जो था उसका स्पेस बढ़ गया। और लैंग्वेज के तौर पे हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, जिसके लिए कारण, जिसके इस्तेमाल से हम प्रोग्रामिंग करने लगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओएस में हम क्या करने लगे, ओएस में हम टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल करने लगे। किसका इस्तेमाल करने लगे? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे।
तो इसके फीचर का बात करें तो फीचर में भी ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं आया था। फीचर्स में कोई खास चेंजेस नहीं आया था, लगभग लगभग नो चेंज ही था। टेक्नोलॉजी के तौर पे क्या था हमारा आईसी, और ये स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन था। फास्टर देन सेकेंड जनरेशन था। नॉन पोर्टेबल ये भी था। नॉन पोर्टेबल ये भी था। इसमें कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं आया था। आगे हम बात करें तो जो मेजर चेंजेस आया है, जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आया है, वो फोर्थ जनरेशन में आया है हमारा। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर के क्षेत्र में समझे तो क्रांति आ गया था, क्योंकि इस समय आईसी स्विचिंग टेक्नोलॉजी में वीएलएसआई का यूज किया जाता है। किसका? VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो हम यहाँ पे स्विचिंग टेक्नोलॉजी के तौर पे देखें, स्विचिंग टेक्नोलॉजी में हमारा VLSIC का यूज शुरू हुआ। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो हमारा टाइम शेयरिंग एंड रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क, इसका इस्तेमाल चालू हो गया था, इसका आविष्कार हो गया था। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के तौर पे वही ऑल हाई लेवल लैंग्वेज जो भी इस जमाने में इस समय तक बना था, वो सारा का सारा ऑल हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। तो और इसके अगर फीचर का हम बात करें, इसके इस समय के फीचर का हम बात करें तो बहुत मेजर मेजर चेंजेज हुआ था। फीचर का बात करें तो मेजर चेंजेज हुआ था। सबसे पहला तो चेंजेज हुआ था टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में क्या हुआ था? टेक्नोलॉजी में चेंजेस जो हमारा था उसमें क्या था? VLSIC। उसके बाद इसी जमाने में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड। माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इसी जनरेशन में आया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? इंटेल 8008। ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसी जमाने में इसी समय इंटरनेट जो आज यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल देख रहे हैं जिसके कारण हम क्लास कर रहे हैं, इंटरनेट वाज बॉर्न। इंटरनेट का जन्म इसी समय हुआ था, इसी जनरेशन में इंटरनेट का जन्म हुआ। इससे पहले लोग पता नहीं क्या करता था कंप्यूटर पे, यही सोच रहे हैं ना, बहुत सारा काम होता था कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे उस समय जो असली काम उसी समय लोग कर रहा था। आज के डेट में तो रील्स वायरल कर रहे हैं, हम लोग रील्स बना रहे हैं। इस समय कंप्यूटर पोर्टेबल हो गया, छोटा हो गया, आराम से लैपटॉप बन गया, मोबाइल बन गया, डेस्कटॉप बन गया। कंप्यूटर छोटा छोटा हो गया, आराम से एक से दूसरी जगह ले जाया जाने लगा।
नो नीड ऑफ एसी। अगर कंप्यूटर पोर्टेबल बन गया है तो एसी का जरूरत नहीं है कंप्यूटर में, एसी का जरूरत कंप्यूटर में नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए कमर्शियल पर्पस के लिए इसी टाइम पे कंप्यूटर यूज होना शुरू हुआ। तो ये जो चेंजेस है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर जनरेशन पूछे अगर आपसे कि विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपका यही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी समय माइक्रो प्रोसेसर आया, इसी समय इंटरनेट आया। अगर ये इंटरनेट और माइक्रो प्रोसेसर नहीं आया होता तो आज भी हम लगभग लगभग कंप्यूटर जमाने में 20 साल पीछे ही होते। तो ये जो चेंजेज है बहुत मेजर चेंजेज है कंप्यूटर के फील्ड में। लास्ट जैसे अगर पढ़े हम, तो लास्ट जो हमारा स्विचिंग टेक्निक में है, स्विचिंग टेक्निक के तौर पे ULSIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें लगभग लगभग 50,000 से 1 लाख ट्रांजिस्टर एक आईसी के अंदर इनबिल्ट होता था। तो सोचिए कहां थर्ड जनरेशन में 10, कहां फोर्थ जनरेशन में 10,000, और कहां यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के ट्रांजिस्टर के कैपेसिटी आ गया। तो सोचिए फास्ट हुआ कि नहीं हुआ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका था। अगर हम इनपुट के बारे में बात करें, अगर हम इनपुट के बारे में बात करें तो हम ऑल नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। नेचुरल ऑल नेचुरल लैंग्वेज में हम सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये आपको दिखाई भी दे। तो ऑल नेचुरल लैंग्वेज, ऑल नेचुरल ऑल नेचुरल लैंग्वेज मतलब कि अभी हमें कंप्यूटर में कुछ इनपुट देना होता है तो क्या बोलते हैं कि आराम से अपने लैंग्वेज में या बोल के, ये सारे तरीके से हम नॉर्मली हम अपने भाषा में बात कर लेते हैं। उसके लिए कंप्यूटर का कोडिंग का जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर के भाषा समझने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपने लैंग्वेज में बात कर ले कंप्यूटर से। हिंदी में भोजपुरी में बात की जाए, कंप्यूटर भोजपुरी भी समझ ले रहा है, आपका हिंदी समझ ले रहा है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स समझ ले रहा है। तो वो क्या है, हमारा नेचुरल लैंग्वेज समझने लगा कंप्यूटर। तो ऑल नेचुरल लैंग्वेज बात करने लगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो आने वाला समय, आगे आने वाला समय हमारा क्या है, एआई का जमाना है। किसका जमाना है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। स्टोरेज की हम बात करें तो आज के जमाने में क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज की जमाना है। हम देखते हैं ना कि
जीमेल में फोटो रख रहे हैं, आउटलुक पे फोटो रख रहे हैं, ये सब क्या है? क्लाउड है। आप जीमेल, अपना जीमेल, गूगल फोटोज, आपके मोबाइल में फोटो है क्या? मोबाइल भुला गया, ईमेल आईडी से कहीं पे लॉगिन कर रहे हैं, सारा का सारा फोटो आ जा रहा है, तो आपके नहीं है ना, हवा में है ना, क्लाउड में है, इसलिए वो क्लाउड स्टोरेज हम बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, इनपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, और क्या छूटा? लैंग्वेज की बात करें तो ऑल हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सारा हाई लेवल लैंग्वेज हमारा यूज करने लगा। तो अगर हम फीचर की बात करें तो फीचर क्या है? ULSI, ULSI टेक्नोलॉजी, ULSI टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। AI, AI इंट्रोड्यूस्ड हो गया इसी समय। इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारा चीज लगभग इंटरनेट पे, क्लाउड स्टोरेज, ये सारा सब क्या है? ये इसका फीचर्स है। तो हम आज के जमाने में, अभी से लेके आज के डेट तक जो भी कंप्यूटर, वो सारा हमारा क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के तहत हम पढ़ते हैं। तो होप कि आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का। और आगे हम देखते हैं कि आगे हम लोग कल कल हम आगे अपना दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, इसी कंप्यूटर के ADC कोर्स के आगे के टॉपिक चालू करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए, कल हम यूज ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, कहाँ का इस्तेमाल है, और कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट्स होता है उसके बारे में देखेंगे, कंप्यूटर का टाइप्स देखेंगे। ये सारे टॉपिक कल हम कवर करेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। और अपना और अपने परिवार के मम्मी पापा सबका ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।